Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the medicinal chemistry. So in the last lecture we discussed about prodrugs and how they act in the body. In today's lecture we are going to discuss about the classification of prodrugs and then bipartite, tripartite, mutual and bioprecursor prodrugs. So we already discussed in the last lecture that the classification of prodrugs is as follows. Carrier-linked prodrugs, we were studying about carrier-linked prodrugs, and they can be divided into bipartite, tripartite or mutual prodrugs. So bipartite prodrugs are composed of one carrier group attached to the drug. ऐसे drugs जिनके अंदर ड्रग के साथ कोई एक कैरियर ग्रुप लगा होता है. कैरियर ग्रुप वो ग्रुप है जो कि उसको बॉडी के अंदर सेफली लेके जाएगा और उसको जो बैरियर है या जहाँ पे ड्रग नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से वो प्रो ड्रग इस्तेमाल की जा रही है, तो वहाँ तक उसको लेके जाए. तो ये बाईपार्टाइट प्रो ड्रग होगी. ट्राईपार्टाइट में कैरियर ग्रुप किसी लिंकर के साथ लगा होगा और वो लिंकर आगे ड्रग के साथ अटैच होगा. मतलब कैरियर ग्रुप डायरेक्टली यहाँ पे ड्रग के साथ अटैच नहीं हो सकता, तो बीच में एक कोई लिंकर ग्रुप होता है जो लिंक करता है कैरियर और ड्रग को. और फिर म्यूचुअल प्रो ड्रग्स वो होती हैं जहाँ पे दो ड्रग्स आपस में लिंक्ड होती हैं. So now we first discuss about bipartite prodrugs. सबसे पहले इसमें हमने देखना है कि हम बाईपार्टाइट प्रोड्रग्स जो बनाएंगे अगर, तो उनका मकसद क्या क्या हो सकता है. वाई डू वी यूज़ बाईपार्टाइट प्रोड्रग्स? सो द फर्स्ट पर्पज़ इज़ प्रोड्रग्स फॉर इंक्रीज्ड वाटर सॉल्युबिलिटी. अगर हमारी ड्रग जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है अच्छी और हम उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, देन वी कैन यूज़ बाईपार्टाइट प्रोड्रग इन प्लेस ऑफ द ड्रग. Methyl prednisolone is a poorly water soluble drug and cannot be administered by injection. ये जो प्रो ड्रग है जो आपको सामने नज़र आ रही है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है ये वाली. तो ये इंजेक्शन के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती क्योंकि वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी पुअर है, और जब आप इंजेक्शन के थ्रू इसको एडमिनिस्टर करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो ये इनसॉल्युबल है उसमें. सो मिथाइल प्रेडनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट इज़ अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट एंड कैन बी गिवन बाय इंजेक्शन. तो अगर हमें ये ड्रग थ्रू इंजेक्शन देनी हो तो उसका सोल्यूशन क्या होगा कि ये वाटर इनसॉल्युबल है. वी कैन मेक इट्स सोडियम सक्सिनेट ester and then we can administer it and it will be water soluble. So that sodium succinate जो ड्रग होगी वो उसकी प्रो ड्रग होगी, और जो उसमें एक्स्ट्रा ग्रुप हमने लगाया है वो एक्चुअली उसका कैरियर ग्रुप है. The second purpose for using a prodrug is prodrugs for improved absorption and distribution. अगर कोई ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर सही एब्जॉर्ब नहीं होती या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, देन यू कैन मेक इट इनटू अ प्रो ड्रग एंड देन improve its absorption and distribution. For example, ampicillin is a poorly absorbed from the gastrointestinal tract, less than 30% absorbed after oral administration. अगर आप ampicillin मेडिसिन लेते हैं और जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है आपका, जो आपका स्टमक है और ये पूरा उसका साथ आगे पोर्शन है, उसमें ये लेस दैन 30% एब्जॉर्ब होती है. अगर आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उसको मुंह के ज़रिए से खुराक उसकी लें तो ये अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती, लेस दैन 30% सिर्फ एब्जॉर्ब हो पाती है. अगर आपको इसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन चाहिए या आप क्लिनिकल एफिशिएंसी इसकी चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा एम्पिसिलिन देनी पड़ेगी, यानी कि आपको डोज बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि आपको जो रिक्वायर्ड ब्लड स्ट्रीम में उसकी एब्जॉर्प्शन है वो पूरी हो सके. लेकिन अगर जो उसका नॉन एब्जॉर्ब्ड पार्ट बचेगा, अब
कुछ तो वो एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जो बाकी नॉन एब्जॉर्ब बचेगा वो क्या करेगा, दैट विल डिस्ट्रॉय द इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड कॉजेज डायरिया। जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगी, और उससे क्या होगा कि आपको डायरिया हो सकता है होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि हम उसका जो पोलर COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको मॉडिफाई करते हैं। व्हाट डू, वी ऐड अ लिपोफिलिक एंड एंजाइमेटिकली लेबाइल एस्टर गिविंग प्रोडक्ट बीकेम्पिसिलिन एंड पाइवेम्पिसिलिन। अगर आप जो उसका COOH ग्रुप है उसको अगर आप मॉडिफाई कर दें, ये देखें यहाँ पे जो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप था वो हमने मॉडिफाई कर दिया है। वो मॉडिफाई करके तो 2 डिफरेंट इसके वेरिएंट बना दिए हैं। अगर इस तरह का ग्रुप लगाएं तो पाइवेम्पिसिलिन है, और अगर ये ग्रुप इसमें ऐड करेंगे तो बीकेम्पिसिलिन है। अब ये जो लिपोफिलिसिटी है इसकी वो बढ़ गई है, और ये अच्छी एब्जॉर्प्शन इसकी हो जाएगी। सो इनकी एब्जॉर्प्शन देखें कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज़ नियरली 98 to 99%। आप देखें कि पहले वाली की जो एम्पिसिलिन थी उसकी लेस दैन 30% एब्जॉर्प्शन थी, और जो अभी प्रोड्रग्स हमने बनाई हैं इनकी एब्जॉर्प्शन 98 to 99% हो गई है। एंड दे ऑल्सो डू नॉट कॉज एनी साइड इफ़ेक्ट इन दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट भी कॉज नहीं करती। सो होता क्या है, द जनरेशन ऑफ पेरेंट एम्पिसिलिन इन द ब्लड स्ट्रीम टेक्स प्लेस विद इन 15 मिनट्स। मतलब जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो ये एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाता है, और जो एक्चुअल एम्पिसिलिन ड्रग थी वो वहाँ पे रिलीज़ हो जाती है, एंड दैट कॉजेज़ द एक्शन। जो जिस एक्शन के लिए भी वो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में भेजी गई है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से प्रो ड्रग्स जो है एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी इम्प्रूव करने में काम आती हैं। द थर्ड पर्पज़ फॉर यूजिंग प्रो ड्रग्स इज़ फॉर साइट स्पेसिफिसिटी। मतलब किसी एक साइट के लिए स्पेसिफिक होना ड्रग को, ये भी बड़ा ज़रूरी है ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर और कोई ड्रॉबैक्स या जो डिसएडवांटेजेस कॉज ना करे। In this approach, the site-specific drug delivery can be achieved by the tissue activation, which is the result of an enzyme unique to the tissue or present in higher concentration. अब इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक टिश्यू है जहाँ पे ड्रग ने एक्ट करना है उसकी एक्टिवेशन करते हैं using the prodrug. For example, glycosidase enzymes are present in much higher concentration in bacteria associated with colon. जो कोलॉन के अंदर आपकी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स बहुत ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं। सो दिस एस्पेक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ कोलॉन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी। तो इसको हम कोलॉन स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी अगर हमने करनी हो, मतलब ऐसी ड्रग बनानी हो जो सिर्फ आपकी कोलॉन के अंदर रिलीज़ हों या ज़्यादा एब्जॉर्ब हों, तो उसके लिए हम ये जो बैक्टीरिया हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। So glycosides are hydrophilic in nature and are poorly absorbed in small intestine. जो ग्लाइकोसाइड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, चूँकि उनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, और वो इंटेस्टाइन के अंदर अच्छी एब्जॉर्प्शन उनकी नहीं होती। जब वो कोलॉन में पहुंचते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो जिनके पास ये एंजाइम्स थे ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स, दे रिलीज द फ्री ड्रग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन दैट रीजन। तो बैक्टीरिया उसका ग्लाइकोसाइड्स जो हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और जो ड्रग है उसको रिलीज़ करते हैं ताकि इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी कि वो अच्छी एब्जॉर्प्शन उसकी हो सके। तो इस तरह से ड्रग की स्पेसिफिसिटी उस जगह के लिए बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन इज़ अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ एंड इज़ हाइड्रोफोबिक इन नेचर। डेक्सामेथासोन जो है ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है एंड इट इज़ यूज फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, मतलब ये इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एज अ पेन किलर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हाइड्रोफोबिक है अपनी नेचर में। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड एफिशिएंटली इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एज सच डज नॉट रिएक्ट द कोलॉन एरिया फॉर डज नॉट रीच द कोलॉन एरिया फॉर ट्रीटमेंट। तो चूँकि ये हाइड्रोफोबिक है लिहाजा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जैसे ही पहुँचता है वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और कोलॉन में पहुँचता ही नहीं है। अगर आपने इसको कोलॉन में फॉर एग्जांपल एडमिनिस्टर करना है या वहाँ पहुँचाना है तो वहाँ पे तो ये पहुँचेगा ही नहीं, उससे पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। हाउएवर इसका सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोड्रग बनाएं। तो प्रोड्रग क्या है इसकी, डेक्सामेथासोन 21 बीटा ग्लूकोसाइड।
जो पोजीशन नंबर 21 है वहाँ पे हम बीटा ग्लूकोसाइड ऐड कर देते हैं, दैट इज़ यूज्ड। तो वो क्या होता है कि जब कोलॉन में वो पहले अब एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्यों कि जब ग्लूकोसाइड उसका बना दिया है तो वो हाइड्रोफिलिक हो गया है और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसकी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगी। लेकिन जब वो कोलॉन के अंदर पहुंचेगा तो वहाँ पे चूँकि वो बैक्टीरिया मौजूद हैं जिनके पास ग्लूकोसिडेज एंजाइम्स मौजूद हैं, और वो उसकी जो ग्लूकोसाइड है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और ओरिजिनल ड्रग जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, एंड दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन दी कोलॉन एफिशिएंटली। ये देखें, ये डेक्सामीथाजोन का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप इस पोजीशन के ऊपर उसके ग्लूकोज लगा दें, यानी कि उसकी ग्लूकोसिडेशन कर दें हम, तो अब ये हाइड्रोफिलिक हो जाएगा नेचर में और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इंस्टेड इट विल रीच द कोलॉन, और कोलॉन में जो बैक्टीरिया हैं उनके एंजाइम्स इस ग्लूकोज को यहाँ से हटा देंगे और जो डेक्सामीथाजोन ओरिजिनल ड्रग है वो वहाँ पर रिलीज़ होगी और कोलॉन के अंदर फिर उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम ड्रग को टारगेट कर सकते हैं कि वो साइट स्पेसिफिक हो जाए यूजिंग इट्स प्रोड्रग। नेक्स्ट, वी कैन यूज़ प्रोड्रग्स फॉर स्टेबिलिटी। सम प्रोड्रग्स प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो आप ड्रग लेते हैं तो अगर वो शुरू में मेटाबोलाइज हो गए तो एब्जॉर्ब हो जाए और ब्रेक डाउन हो जाए उसकी, और वो अपनी असल जगह पे ना पहुंच सके, तो उसको कहते हैं कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ही मेटाबोलाइज हो गई है। तो उस तरह की ड्रग्स को भी अपनी साइट पे पहुंचाने के लिए फिर हम प्रो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। प्रोप्रानोलोल ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन शोज़ लो बायोअवेलेबिलिटी ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये जो ड्रग है प्रोप्रानोलोल, अगर आप इसको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इसकी करें, यानी कि इसकी टैबलेट वगैरह या सिरप वगैरह लें थ्रू माउथ, तो ये इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होती, क्यों कि ये मेटाबोलाइज हो जाती है और अपनी जगह तक पहुंच नहीं पाती जो इसकी स्पेसिफिक साइट है। और इसके जो मेटाबोलाइट्स हैं वो ऑक्सीजन से ग्लूकोरोनाइड, पैराहाइड्रोक्सी प्रोपेनोलोल और उसके ग्लूकोरोनाइड्स हैं। अगर आप इसका एस्टर बना दें, सक्सीनेट एस्टर्स बना दें, तो इसके जो प्लाज्मा लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं अबाउट 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना इसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और ये फिर अपना एक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकती है। तो इस तरह से प्रो ड्रग्स को आप स्टेबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये प्रोप्रानोलोल का स्ट्रक्चर है और अगर आप इसकी एस्टेरिफिकेशन कर दें तो ये ओ सक्सीनेट हो जाएगी, और इस सक्सीनेट एस्टर जो है, अब इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो अबाउट 8 टाइम्स हायर है दैन द ओरिजिनल प्रोप्रानोलोल। और ये जो ड्रग है अब ये अपनी एक्चुअल जो इसकी मंजिल है वहाँ तक आसानी से पहुँच जाएगी, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है। फिर आप प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ के लिए प्रो ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसी मेडिसिन या ऐसी मेडिकेशन जो कि आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी देर रहती हैं और आप चाहते हैं कि उसका जो टाइम फ्रेम है बढ़ जाए, वो ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर सस्टेन करे, तो उसके लिए आप प्रो ड्रग्स का सहारा ले सकते हैं। जो डिक्रीज सिक्रीशन और लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ एंजाइम इंसुलिन इन पेंक्रियाज लीड्स टू डायबिटीज़। आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है, जो जिसको शुगर भी बोलते हैं, ये जो एक एंजाइम होता है इंसुलिन, अगर उसकी सिक्रीशन कम हो जाए या उसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाए बॉडी के अंदर, तो उस वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और उस कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? चूँकि इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में और कैटाबॉलिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो उसका नुकसान क्या होगा कि जो ग्लूकोज हैं ब्लड के अंदर वो ब्रेक डाउन नहीं होगी और वो ब्लड के अंदर उसके लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन सप्लीमेंट लेते हैं थ्रू इंट्रावीनस इंजेक्शंस, यानी कि वो अपने ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं, तो उससे उनके जो वो डायबिटीज़ की कंडीशन है वो कंट्रोल रहती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिटेंशन टाइम ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड इज़ अबाउट 6 आवर्स। जो इंसुलिन है वो ब्लड के अंदर 6 घंटे से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकती, तो इतना ही तकरीबन उसका टाइम है। सो पेशेंट्स नीड्स टू एडमिनिस्टर रिक्वायर्ड डोज ऑफ इंसुलिन फ्रीक्वेंटली। लिहाजा जो पेशेंट्स हैं वो बार बार उन्हें ये इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो इससे हमें मतलब सोल्यूशन क्या करना चाहिए, बजाय ये कि बार बार इंसुलिन लगानी पड़े, उसका रिटेंशन टाइम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इट वाज फाउंड कि 9 फ्लोरो
मिथॉक्सी कार्बोनाइल, इसको एफ-मॉक भी बोलते हैं। अगर आप एफ-मॉक से प्रोटेक्ट कर दें जो इंसुलिन है तो वो इनएक्टिव हो जाता है और इसका रिटेंशन टाइम जो ब्लड के अंदर है वो लॉन्ग हो जाता है। एफ-मॉक क्या करता है, ये कोवलेंटली बाइंड कर जाता है इंसुलिन के साथ एंड इन द प्रोसेस मेक्स इट इनएक्टिव एज वेल एज रिड्यूसेस इट्स रैपिड डिग्रेडेशन बाय नेचुरल बॉडी प्रोसेस। वो इनएक्टिव होने की वजह से अब उसके जो डिग्रेडेशन है बॉडी के अंदर वो स्लो हो जाती है बहुत। तो इस वजह से आप ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करके तो उसको ज़्यादा देर बॉडी के अंदर इंसुलिन को रख सकते हैं। अब ये देखें कि इंसुलिन के साथ अगर आप ये इंसुलिन है यहाँ पे और ये एफ-मॉक ग्रुप अगर आप उसके साथ अटैच कर दें तो उसकी जो अब हाइड्रोलिसिस रेट है वो स्लो हो गया है और दूसरी बात कि वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में आ गई है, यानी कि वो थोड़ी थोड़ी सी जब एक्टिवेट होगी ये ग्रुप उसके साथ से रिमूव होगा तो वो इस्तेमाल होगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। सो अगर आप 2 एफ-मॉक ग्रुप्स उसके साथ लगा दें तो इट बिकम्स 10 टाइम्स मोर स्टेबल एंड मोर इफेक्टिव दैन द पेरेंट एंजाइम। तो इंसुलिन जो ओरिजिनली आप सिर्फ इंसुलिन अगर इंजेक्ट करें या उसकी बजाय उसको 2 एफ-मॉक ग्रुप उस पर अटैच करके तो भेजें, तो 2 एफ-मॉक ग्रुप अटैच करने से उसका जो रिटेंशन टाइम है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ जाएगा अपने ओरिजिनल रिटेंशन टाइम से। तो इस तरह से हम किसी ड्रग को प्रो ड्रग इस्तेमाल करके उसकी जो प्रोलॉन्ग्ड रिलीज़ है या बॉडी के अंदर ज़्यादा देर स्टे करना है उसको मुमकिन बना सकते हैं। फिर बाज़ औक़ात कई जो ड्रग्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, उनकी हम टॉक्सिसिटी डिक्रीज़ करने के लिए मिनिमाइज़ करने के लिए भी प्रो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेरिवेटाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ इंडोमीथाकिन। इंडोमीथासिन जो मेडिसिन है इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको अगर एमाइड में आप कन्वर्ट कर दें, अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूँकि टॉक्सिक है, आप इसको एमाइड में कन्वर्ट कर दें तो अब ये सिर्फ COX साइक्लोऑक्सीजनेज 2 एंजाइम को इनहिबिट करता है और साइक्लोऑक्सीजनेज 1 एंजाइम को इनहिबिट नहीं करता। अगर ये आप सीधा इंडोमीथासिन को इस्तेमाल करें यूजिंग दी कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और OH ग्रुप हो इधर NHR की बजाय, तो उसका नुकसान क्या होगा कि ये साइक्लोऑक्सीजनेज 2 और 1 दोनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है। तो हमने सिलेक्टिवली सिर्फ 2 को इनहिबिट करना है, 1 को नहीं करना, क्योंकि 1 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन इन स्टमक। जो COX-1 है ये स्टमक के अंदर उसके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। तो अगर इसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी। ये मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद आपका जो स्टमक है उसमें इरिटेशन काज होगी और आप उससे पेन फील करेंगे। तो अगर आप एमाइड यूज़ करें तो उससे आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती क्योंकि ये इस एंजाइम को ब्लॉक नहीं करता। Then we can use prodrugs to encourage patient compliance. For example, clindamycin HCl injection causes severe pain at the site of injection because of its low solubility in water. Clindamycin HCl जो इंजेक्शन है अगर इसको आप इंजेक्ट करें तो जहाँ पे इंजेक्ट करेंगे उस जगह पे बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा क्योंकि जो इसकी solubility है वाटर के अंदर वो लो है। अब इस लो सॉल्युबिलिटी का सोल्यूशन क्या करते हैं, वी फॉर्म द फॉस्फेट एस्टर ऑफ दिस क्लिंडामाइसिन HCl एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस टू अबाउट 150 mg/ml। देखें पहले वो 3 mg/ml सिर्फ सॉल्युबल थी वाटर में, उसका फॉस्फेट एस्टर बनाने से वो कितने गुना बढ़ गई है, so many times, it's 150 mg/ml नाउ। एंड उसका जो हाइड्रोलिसिस है वो जो T½ है दैट इज़ 10 मिनट्स, इतनी देर में वो हाइड्रोलाइज हो जाती है और कोई पेन प्रोड्यूस नहीं करती है द साइड ऑफ इंजेक्शन। सो इसको पेशेंट कंप्लाइंस के लिए बी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेनफुल इंजेक्शन लगाएंगे तो पेशेंट वो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहेगा, लिहाजा अगर आप उसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो पेशेंट कंप्लाइंस बढ़ गई है। इसी तरह अगर आप क्लोरमफेनिकोल एसीटेट को देखें, इट्स अ बिटर टेस्ट कंपाउंड बिकॉज दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन सलाइवा एंड इंटरेक्ट्स विद टेस्ट रिसेप्टर इन माउथ। अगर आप क्लोरमफेनिकोल एसीटेट की टैबलेट लेते हैं तो ये सलाइवा के अंदर सॉल्युबल हो जाती है और इसका टेस्ट बहुत बुरा है, लिहाजा ये मेडिसिन भी खाने से लोग डरेंगे कि ये बहुत बुरे टेस्ट वाली मेडिसिन है।
लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग चेन फैटी एसिड की एस्टरिफिकेशन कर देते हैं, दैट मेक्स ड्रग लेस वाटर सॉल्युबल एंड अनएबल टू डिज़ोल्व इन द सलाइवा एंड फ्री फ्रॉम बिटर टेस्ट। तो इस तरह से पेशेंट कंप्लाइंस को बढ़ाने के लिए भी हम प्रो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। Then we can use prodrugs to eliminate formulation problems. For example, formaldehyde is a flammable colorless gas with pungent odor and is used as a disinfectant. Formaldehyde को disinfectant के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि ये एक flammable and colorless gas है और इसका pungent odor है और ये एक kind of toxic gas है। So, solution of high concentration of formaldehyde is toxic. Consequently, it cannot be used directly in medicine. आप इसका सिरप नहीं पी सकते, ना आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि इसका सोल्यूशन टॉक्सिक है। अब इसका सोल्यूशन क्या किया जाता है, इसको कैसे इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जाता है? The reaction of 4 molecules of formaldehyde with 6 molecules of ammonia produces methanamine. अगर आप 4 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को 6 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएं तो ये मॉलिक्यूल बनता है जिसको मीथेन अमीन कहते हैं। अब इन मीडिया ऑफ एसिडिक पीएच जब यूरिन में, यानी कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ तक ये दवाई ऐसे ही पहुँच जाएगी। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचेगी, वहाँ पे चूँकि एसिडिक मीडियम होगा तो मीथेन अमीन हाइड्रोलाइजेस टू HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोलाइज हो जाती है वापस, एंड अमोनिया, और अमोनिया भी उससे रिलीज़ हो जाती है। सो इट कैन देन डिसइंफेक्ट एंड इट कैन बी एन एंटीसेप्टिक इन दैट यूरिनरी ट्रैक्ट। तो इस तरह से प्रो ड्रग को आप उसके फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्राईपार्टाइट प्रो ड्रग्स। ट्राईपार्टाइट प्रो ड्रग्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर जो कैरियर है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द ड्रग बट इट इज़ लिंक्ड टू द ड्रग थ्रू सम लिंकर। देयर इज़ सम अदर मॉलिक्यूल विच लिंक्स द कैरियर टू द ड्रग। और जब ये एंजाइमेटिक एक्शन इस पे होता है तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले कैरियर उससे रिमूव हो जाता है और लिंकर और ड्रग का कॉम्बिनेशन, और जिसमें से लिंकर खुद से फिर रिमूव होके ड्रग को जनरेट कर देता है, एंड दैट ड्रग एक्चुअली टेक्स द एक्शन इन द बॉडी। नेक्स्ट इज म्यूचुअल प्रो ड्रग्स। Mutual prodrugs are useful when 2 synergistic drugs need to be administered at the same site and at the same time. Synergistic drugs वो होती हैं जो कि इकट्ठी इस्तेमाल करना जिनका मकसूद हो, मतलब जिन ड्रग्स को आपने एक ही वक्त में इकट्ठा इस्तेमाल करना हो उनके एक्शन को कंबाइन करने के लिए। सो दे नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड एट द सेम साइट एंड एट द सेम टाइम। वो एक ही वक्त में एक जगह पे इकट्ठी होनी चाहिए। अगर आप उनको अलग अलग दोनों को उनकी टैबलेट लेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, तो वो एक ही वक्त में एक जगह पे नहीं पहुंच पाएंगी। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, म्यूचुअल प्रो ड्रग डिज़ाइन करते हैं। म्यूचुअल प्रो ड्रग में भी बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट, जहाँ पे जो सिनर्जिस्टिक ड्रग है दैट एक्चुअली एक्ट्स एज द कैरियर। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ siltamacillin. For resistant bacteria, beta-lactamase inhibitors are given in combination with antibiotics such as penicillinic acid sulfone, which inhibits the action of bacterial beta-lactam and ampicillin. जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सिर्फ जिनको एक आप मेडिसिन से स्टॉप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देते हैं उन बैक्टीरिया के लिए, और साथ कोई एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उससे फिर हम म्यूचुअल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो एक ही वक्त में एक जगह पे ड्रग पहुंच जाएगी। इसलिए जो siltamacillin है इट इज़ अ ट्राईपार्टाइट म्यूचुअल प्रोड्रग। ये देखें कि एम्पिसिलिन और पेनिसिलिनिक एसिड सल्फोन, इन दोनों को इकट्ठा एडमिनिस्टर किया जाता है। ये बीटा लैक्टम इनहिबिटर है और ये जो एक एंटीबायोटिक है, इन दोनों को आप इनका डबल एस्टर बना दें, इसका भी एस्टर और इसका भी एस्टर, फिर उनको आप आपस में कनेक्ट कर दें, तो siltamacillin जो अब प्रो ड्रग बन गई है, ये जब अपनी साइड पे जाके तो हाइड्रोलाइज होगी, तो वहाँ पे एम्पिसिलिन और पेनिसिलिनिक एसिड सल्फोन दोनों ड्रग्स इकट्ठी रिलीज़ हो जाएंगी
और अपना एक्शन परफॉर्म करेंगी उन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया के ख़िलाफ़। Second example is estramustine. It is a chemotherapy agent used to treat metastatic carcinoma of prostate. ये prostate cancer के लिए इस्तेमाल होती है, जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है ये मेडिसिन। It's a derivative of estrogen, specifically estradiol, with a nitrogen mustard linked through carbamate moiety, which imparts effects similar to meclorethamine. अब ये जो ड्रग है ये डेरिवेटिव है एस्ट्रोजन का, स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन क्लास के अंदर एस्ट्रेडियोल कंपाउंड का, और नाइट्रोजन मस्टर्ड लिंक्ड है इसके अंदर थ्रू कार्बामेट मोइटी, जो कि इस मेडिसिन को कंप्लीट करता है। इट इज़ अ बाईपार्टाइड म्यूचुअल प्रोड्रग एंड इज सेलेक्टिवली टेकन अप इनटू एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव सेल्स एंड देन यूरिथेन लिंकेजेस हाइड्रोलाइज्ड। जब ये जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव जो सेल्स होते हैं उनमें ये ड्रग पहुंच जाती है, तो वहाँ पे जो यूरिथेन लिंकेज है इसके अंदर वो हाइड्रोलाइज हो जाती है और एक्चुअल जो ड्रग है वो रिलीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, जो एस्ट्रामस्टीन है, अगर आप इसको एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी के अंदर, तो जब ये ब्रेक डाउन होगी तो ये एस्ट्रेडियोल ड्रग को भी वहाँ पे रिलीज़ करेगी और नॉर नाइट्रोजन मस्टर्ड भी वहाँ पे पहुँच जाएगी। इस तरह से दो ड्रग्स जो हैं वो इकट्ठी वहाँ पे एक जगह पे रिलीज़ हो जाती हैं। द थर्ड एग्जांपल इज़ सल्फासेलाजीन. Sulfasalazine is a bipartite mutual prodrug. In large intestine, it gets activated to liberate 5-aminosalicylic acid, which in turn inhibits prostaglandin synthesis, and the sulfapyridine is useful for the treatment of the infection. अब यहाँ पे ये इंटेस्टाइन के अंदर इस ड्रग को भेजने का मकसद क्या है कि वहाँ पे दो ड्रग्स रिलीज़ होंगी। 5-aminosalicylic एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को स्टॉप करेगा और जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए सल्फापिरिडीन रिलीज़ होगी। लिहाजा सल्फासेलाजीन जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि जो अल्सर वगैरह है इंटेस्टाइन का उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये इसके अंदर इस तरह से ये दो ड्रग्स आपस में लिंक हुई हुई हैं। जब ये आपस से ब्रेक डाउन हो जाएंगी एक दूसरे से, देन दे बोथ एक्ट टुगेदर। एक का काम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को स्टॉप करना है और दूसरा जो है वो इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा। So that was all about mutual prodrugs, and in the next lecture we'll study about the bioprecursor prodrugs. If you have any question related to this, you can ask in the comment section or you can post in the Google Classroom, and I'll be there to answer it. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.